हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम भारतीय इतिहास कक्षा 12 के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा वीडियो है फ्रेंड्स भारतीय इतिहास के भाग 3 के चैप्टर 10 जो है हमारा उपनिवेशवाद और देहात। आज के इस चैप्टर में हम उपनिवेशवाद और देहात के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसा वीडियो है फ्रेंड्स जिससे आपके चैप्टर्स के पूरे समझ को विकसित करेगा, क्योंकि ये चैप्टर का पूरा निचोड़ के ऊपर वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको देख करके, उन सबसे निकाल करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ और इस चैप्टर को डील करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि उपनिवेशवाद और देहात, साथ ही सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो ये जो पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, जो पूरा चैप्टर जो तैयार किया गया, इसका पूरा ब्यौरा जो हमको मिलता है वो जो भी अंग्रेजी सरकार ने अपने अभिलेख बनाए थे, अभिलेख लिखे थे, तो उसके आधार पर ये पूरा हिस्ट्री लिखा गया है। और हिस्ट्री के हमारे चैप्टर्स का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। मान लीजिए पहले ये भारत है, 1947 के पहले का भारत, मतलब आज़ादी के पहले का भारत। चूंकि भारत जो है अभी सारा फैसला खुद से करता है, लेकिन 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था। तो भारत किसका गुलाम था, तो ब्रिटेन का गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, तो ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन जो था वो भारत के लिए सारा फैसला करता था। ब्रिटेन क्या करता था, भारत के लिए सारा फैसला करता था। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि भारत जो है वो क्या है, ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन है, इसका ये क्या है, गुलाम है। गुलाम होता है और सारा फैसला जब कोई दूसरा देश करता है, कोई पेरेंट कंट्री करती है जब आपके देश का फैसला, तो उसको कहते हैं उपनिवेश। इसलिए भारत एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और जब भी इस तरह के लोग विचारधारा से प्रेरित होते हैं तो उसको कहते हैं, उस विचारधारा को कहते हैं उपनिवेशवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ कि भारत है, भारत का सारा फैसला, ये भारत है इंडिया, इसका सारा फैसला कौन करती थी, आज़ादी से पहले ब्रिटेन करती थी कि भारत कैसे चलेगा, भारत का कानून क्या होगा, भारत में किस तरह से रेवेन्यू टैक्स वगैरह वसूला जाएगा, ये सारा फैसला ब्रिटेन करती थी। तो भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश, इस तरह से जो भी इस तरह की आइडियोलॉजी को मान्यता देते हैं उनको क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये क्या है, देहात। तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को, जो ग्रामीण इलाका होता है उसको देहात कहते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर का दो शब्द है, एक उपनिवेशवाद है, दूसरा देहात है। दोनों शब्द आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये पूरा इतिहास किसके ऊपर लिखा गया, तो सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करके पूरा इतिहास लिखा गया। इसमें हम क्या फ्रेंड पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो 1765, आपको पता है 1765 में द्वैध शासन प्रणाली आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो 1765 से लेकर के हम देखें कि बंगाल पे जब अधिकार प्राप्त हुआ अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में, उनका आने का मकसद क्या था, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज भारत में आए थे पैसा कमाने, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि वो एक बिजनेस कंपनी थी और वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, पैसा कमाएं, और किसी भी सूरत हाल उनको पैसा चाहिए था। तो पैसा कमाने के लिए, और जब उनको सरकारी मामलात में हस्तक्षेप करने लगे और उनको बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, जब वो टैक्स वसूलने लगे, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, तो इस तरह से वो क्या हो गया, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। और जब वो पावरफुल हो गए तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1765 में जब उनको बंगाल की दीवानी मिल गई तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में नई नई तरह के पॉलिसीज़ को लागू किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। नई नई पॉलिसी ले आए जिसमें आपने देखा होगा स्थायी बंदोबस्त, रियायतवारी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सब क्या था, एक टैक्स वसूलने का तरीका था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मुनाफा कमा सके। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो भारत जो था वो क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। और देहात, चूंकि भारत के 75% से ज़्यादा भी लोग अभी क्या है, कृषि के ऊपर निर्भर करते थे, उस वक्त भी करते थे। तो इस तरह से अंग्रेज जब आए, भारत में शासन किया, तो भारत में शासन करने के बाद भारत को उन्होंने उपनिवेश बनाया। और उपनिवेश बनाने का मकसद क्या था, वो बिजनेस करने आए थे। तो बिजनेस करने का मकसद था उनका मुनाफा कमाना, और वो मुनाफा कमाने के लिए समय समय पर नई नई तरह का क्या करेंगे, पॉलिसीज लागू करेंगे, जिसमें आप देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, इन सब तरीके के बंदोबस्त, तीन गठिया प्रणाली, इन सब बंदोबस्त को आप देखते हैं। तो इनकी पॉलिसी क्या होगी, अब इन पॉलिसी से क्या होगा, अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी पॉलिसी को लागू किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी बंदोबस्त के रूप में हमको देखने को मिलता है। और इससे क्या हो गया, भारत के किसानों का क्या हो गया, किसानों का शोषण होने लगा, क्योंकि वो किसान से उनको कोई लगाव नहीं था, वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, तो उन्होंने किसान के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, भारत के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका सिर्फ एक मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। इसलिए भारत के किसानों का क्या हो गया, शोषण हुआ। और जब शोषण होगा तो जाहिर सी बात है, जो भी शोषित वर्ग है वो क्या करेगा, एक ना एक बार दबेगा, फिर एक ना एक बार अपनी आवाज़ को उठाएगा। और आवाज़ जब उठाता है तो हमको किसान आंदोलन देखने को मिलता है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है, भारत में आज़ादी की लड़ाई देखने को मिलती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, कि किस तरह से भारत में अंग्रेज आया, अंग्रेज आने के बाद उसने अपना कैसे भारत को उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाने के बाद उसने कौन कौन सी पॉलिसीज़, स्थायी बंदोबस्त वगैरह को लागू किया, और लागू करने के बाद फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त वगैरह लागू करने के बाद वो किस तरह से भारत के देहातों के ऊपर अपना कब्जा जमाता है, और कब्जा जमाने के बाद भारत के लोगों का शोषण करता है। और शोषण के बाद फ्रेंड्स भारत के लोग क्या करेंगे, पलटवार करेंगे, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा विद्रोह, किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बात का ब्यौरा है, जिसमें मेनली आपको यहाँ पे क्या देखना है, संथाल विद्रोह को देखना है। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स पूरा चैप्टर का ब्यौरा मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आपके पूरे चैप्टर का समझ विकसित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर 10 का उपनिवेशवाद और देहात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल है हमारा, अंग्रेज को 1662 में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया। मैं फ्रेंड्स सवाल पढ़ के 2 सेकंड का आपको वक्त दूंगा, आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं 2 सेकंड के बाद इसका जवाब बता दूंगा। तो फ्रेंड्स,
अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई दे दिया। क्यों दे दिया? तो दहेज के रूप में दे दिया, क्योंकि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिनका नाम कैथरीन था, उनकी शादी अंग्रेज़ के सम्राट चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स सेकंड से हुई। चार्ल्स सेकंड से होने के बाद पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ को क्या दे दिया? बंबई दहेज में दे दिया। और फिर इन्हीं चार्ल्स द्वितीय ने सम्राट ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई शहर दे दिया उनको बिजनेस करने के लिए। तो इस तरह से बंबई शहर का हस्तांतरण होता रहता है। तो पहले सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दहेज। आते फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा सवाल। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ? ये सवाल है फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है गोलकुंडा राज्य से प्राप्त हुआ। गोलकुंडा से एक सुनहरा फरमान है 1717 में जिसको फर्रुखशियर ने दिया था। तो वो दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे सुनहरे फरमान की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये गोलकुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, इसका जवाब आपको देना है फ्रेंड्स। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉस नहीं होगा, विलियम जोन्स होगा। क्या होगा? विलियम जोन्स। कब किया था फ्रेंड्स? 1784 ईस्वी में किया था विलियम जोन्स ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को क्या करना? उजागर करना, आगे लेके आना। और यही विलियम जोन्स है फ्रेंड्स जिन्होंने क्या किया था? इसी बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी में क्या किया था? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये किसकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम? तो कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका उन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। तो विलियम जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सवाल का सटीक जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। आगे बात करते हैं, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था? तो वो है हमारे सामने कौन है फ्रेंड्स? वेलेस्ली। क्या हो जाएगा सटीक आंसर? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का बंगाल का टाइगर कहा जाता था। और ये वेलेस्ली वही है फ्रेंड्स जिन्होंने क्या किया था? सहायक संधि लेकर के आया था। वेलेस्ली की सहायक संधि आपको पता होगा फ्रेंड्स, वेलेस्ली की सहायक संधि। और भी वेलेस्ली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वेलेस्ली के समय ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को इन्होंने क्या किया था? वध कर दिया था। टीपू सुल्तान को मार दिया था, शहीद कर दिया था। तो इस तरह से वेलेस्ली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगला आता है डलहौजी। तो डलहौजी का आपको पता है डलहौजी ने कौन सी नीति लेकर के आए थे? डलहौजी हड़प की नीति लेकर के आए थे। डलहौजी की हड़प की नीति थी। और हड़प की नीति से पहला राज्य वो कौन सा था जिसको इन्होंने हड़पा था? तो हड़प की नीति वो पहला राज्य कौन सा था? सतारा था। और कब हड़पा था सतारा को? सतारा को हड़पा था 1848 में, 1848 में इन्होंने सतारा को हड़प लिया था। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का शासन पीरियड कितना था? 1848 से 56। 1848 से 56 था। और डलहौजी को ही रेलवे का जनक भी जानते हैं हम, रेलवे का जनक भी जानते हैं, क्योंकि डलहौजी के समय ही 1853 में 1853 में बॉम्बे से थाने पहला रेलवे चला था भारत में। इसलिए डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक भी माना जाता है। और साथ ही साथ चूंकि इनका टाइम पीरियड 1848 से 1856 है, इसलिए आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 1855 में 1855 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में हुआ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए डलहौजी होंगे। सहायक संधि वेलेस्ली, हड़प की नीति डलहौजी। अब बचे हमारे पास कैनिंग साहब। तो कैनिंग जो थे वो हमारे क्या थे? पहले वाइसराय थे। पहले वाइसराय अगर आपसे पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और कॉर्नवालिस हमारे लिए क्या फेमस है? कॉर्नवालिस कोड के लिए फेमस है। ये क्या लेकर आए थे? कॉर्नवालिस कोड। इन्होंने न्याय के प्रावधान में बहुत सारे सुधार किए थे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कॉर्नवालिस कोड के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस हो जाएंगे। और साथ ही साथ कॉर्नवालिस के समय ही क्या आया था? स्थायी बंदोबस्त 1793। आपको याद होगा फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त 1793, कॉर्नवालिस कोड, ये सब इसके लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कॉर्नवालिस साहब। तो इस सवाल का सटीक जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? बंगाल का टाइगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो अभी हमने बात किया फ्रेंड्स सहायक संधि कौन लेकर के आया था। तो आप इसका सटीक जवाब है, जल्दी से बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉर्नवालिस कोड। अभी हमने बात किया था कॉर्नवालिस कोड के बारे में। न्यायिक प्रावधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्नवालिस कोड। और ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और आपको बताना होगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने। आपको ये डेट बताना है शक्ति कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड हमारा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि डलहौजी के समय जिस वक्त वो हड़प की नीति लेकर के आए थे, उनका शासन पीरियड कितना था? 1848 से 1856। और संथाल विद्रोह कब हुआ? तो आपको ये बताना है। तो मैंने इससे पहले बताया था कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और फ्रेंड्स संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। सिद्धू कानू चांद भैरव संथाल के नेता थे। अगला सवाल हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए फ्रेंड्स 2014 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा गया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में किससे? तो बीजापुर के शासक थे जिनके कंट्रोल में क्या था? गोवा था। बीजापुर के शासक का नाम क्या था? आदिल शाह। तो आदिल शाह से पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने क्या कर लिया था? गोवा उनसे छीन लिया था, उनसे लड़ाई करके। तो कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क को आप जानते हैं फ्रेंड्स, अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली सत्ता का भारत में। ये वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। और इसी ने ही बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में क्या किया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये हमारे 8वें अंक का सटीक जवाब। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर बात करेंगे प्रथम गवर्नर जनरल की, तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले एक होता है गवर्नर, फिर क्या बनेगा? गवर्नर जनरल, फिर क्या बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल, और फिर क्या बनेगा? वाइसराय। तो 4 चीज़, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और फिर वाइसराय। तो जो गवर्नर था वो कब बनता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारत का गवर्नर बनता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद बनता है भारत का गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल कब बनता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये क्या बन जाता है, गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है। और ये पहला कौन बनता है, तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है हमारे क्या है, वो पहले गवर्नर जनरल है, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है फ्रेंड्स वो कौन बनता है, तो भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और भारत का पहला वायसराय कौन है, तो भारत का जो पहला वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। बहुत गंदा हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर से। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर, तो गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा मैंने आपसे कहा गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पहले कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल सिर्फ कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को कहते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, हेस्टिंग। अब हमसे कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन बनेगा फ्रेंड्स, तो वो बनेगा विलियम बेंटिक। तो इस तरह से विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, वायसराय। तो जो वायसराय है भारत का वो वायसराय कौन बनेगा, कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों सवाल आपको याद करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, 2 शब्द है गवर्नर जनरल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग को देखा था। तो इसका सही ठीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव हमारे क्या थे, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, और विलियम बेंटिक क्या थे, तो ये हमारे क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ से 4 सवाल बनता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल है हमारा बंगाल में शासन व्यवस्था की स्थापना। यहाँ पे मिसप्रिंट है, बंगाल में द्वैध शासन, क्या फ्रेंड्स, द्वैध शासन की शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, किसके शासनकाल में, किसके समय में हुई, तो द्वैध शासन में एक तरफ फौजदारी मामला था, दूसरी तरफ दीवानी मामला था। तो दीवानी मामला अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, जबकि फौजदारी मामला बंगाल के नवाब के हाथ में दे दिया था। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें 2 लोग मिलकर के शासन करेंगे, 2 सिस्टम से शासन चलेगा, उसको क्या कहा गया, द्वैध शासन कहा गया। तो द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। अगला सवाल है हमारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। मैं यहाँ पर आपको 3 बातें बताता हूँ, क्या क्या बातें। सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी को लागू किया, दूसरा क्या, रैयतवाड़ी। और तीसरा क्या था फ्रेंड्स, तो तीसरा था हमारा महालवाड़ी। ये 3 तरह की शासन व्यवस्था को लागू किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्थायी बंदोबस्त था ये 1793 में लागू किया। ये जो रैयतवाड़ी था ये 1792 के आसपास लागू किया। ये 2 बार लागू किया गया था, 1792 और 1920 में, 1920 में 2 स्टेप में लागू किया गया था। और महालवाड़ी जो था ये कब किया गया था, 1822 में लागू किया गया था, 1822 में लागू किया गया था। ये जो 1793 में लागू किया था स्थायी बंदोबस्त, ये लगभग 19%, कलम चेंज करता हूँ, हाँ 19% भूभाग पे अंग्रेजों ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे ज़्यादा भूभाग क्षेत्र पे लागू किया गया था, वो 51% भूभाग क्षेत्र पे लागू किया गया था। और जो महालवाड़ी था वो मात्र 30% पे लागू किया गया था। तो आपके सामने 3 पॉइंट, अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 3 तरह की राजस्व प्रणाली को लागू किया, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी जो 1798, 1920 और महालवाड़ी 1822 में लागू किया। स्थायी बंदोबस्त उन्होंने 19% भूभाग, 19% जमीन पर लागू किया था, जितना भी उनके क्षेत्र में था। 51% भूभाग क्षेत्र पर रैयतवाड़ी उन्होंने लागू किया था, 30% भूभाग क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया था, महालवाड़ी लागू किया था। अब इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त के जो जनक माने जाते हैं इनको कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। जबकि रैयतवाड़ी में किसका श्रेय जाता है, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो का नाम जाता है, टॉमस मुनरो। और जबकि महालवाड़ी के लिए किसका जाता है, मैकेंजी का नाम जाता है, मैकेंजी का। तो आपके सामने 3 हुआ, स्थायी बंदोबस्त में कौन जाएगा, कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, और जबकि महालवाड़ी में क्या जाएगा, मैकेंजी जाएगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे, महालवाड़ी माँ से मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। तो इस तरह से 3 राजस्व प्रणाली था, भूमि बंदोबस्त था, जिसके अंतर्गत अंग्रेज क्या करते थे, रेवेन्यू को वसूलते थे, टैक्स को वसूलते थे। तो अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो सटीक ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई फ्रेंड्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है फ्रेंड्स, जिसमें प्रावधान किया जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है अभी, तो वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, नई दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और नई दिल्ली राजधानी कब बना फ्रेंड्स, तो 1912 में नई दिल्ली को राजधानी ट्रांसफर किया गया था। दिल्ली से पहले राजधानी हमारा कलकत्ता था। अब अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको माना जाता है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला सवाल हम बात करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे स्थायी बंदोबस्त तथा इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या होगा, उसके बाद मैं इसमें आगे बढ़ूंगा।
तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सही जवाब दिया होगा। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको छूट गया था बताना, तो अभी मैं बता देता हूँ। जो स्थायी बंदोबस्त था फ्रेंड्स वो कहाँ लागू किया गया था, बंगाल में, बिहार, बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, और साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में, वाराणसी के इलाके में, उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी के इलाके में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जबकि जो रैयतवाड़ी था फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी को मद्रास, तो आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, मद्रास बंबई के इलाके में क्या किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल और असम जैसे इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। जबकि जबकि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत एवं पंजाब के इलाकों में लागू किया गया था। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत अभी आप मध्य प्रदेश समझते हैं, संयुक्त प्रांत यूपी को समझ सकते हैं आप। तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत वाले इलाके में लागू किया गया था। तो अभी पूछ रहे स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ये सवाल है। तो आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, बंगाल में लागू किया गया था। जबकि बंबई में कौन सा लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू किया गया था। और पंजाब में क्या लागू किया गया था, तो पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगले सवाल की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, किसान होता था। रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब ही होता है फ्रेंड्स किसान, तो यहाँ पे भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया था, किसान को बना दिया गया था। जबकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था। जबकि रैयतवाड़ी में कौन होता था, किसान होता था। जबकि महालवाड़ी में क्या होता था, गाँव का कोई मुखिया या फिर ग्रुप ऑफ किसान होते थे वहाँ पे, महालवाड़ी में मालिक होते थे। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने % भूभाग पर लागू किया गया था। तो इस सवाल का अभी मैंने आपको जवाब दिया फ्रेंड्स कि रैयतवाड़ी जो है भारत के अंग्रेजों के 51% भूभाग पे लागू था। जबकि 30% पे क्या था, तो 30% पे महालवाड़ी था, और मात्र 19% पे क्या था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर सवाल, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली है। वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर आया था और साथ ही साथ वहाँ पे उसको जमोरीन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो ये सब आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि पुर्तगाली में वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। पुर्तगाली के बाद कौन आया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका सीरियल नंबर पूछता है कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली 1 नंबर पर जाएगा। उसके बाद आता है डच, तो दूसरे नंबर पर कौन जाएगा, डच जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो ब्रिटिश आता है। और सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रांसीसी आता है। तो पहले नंबर पुर्तगाली, दूसरे में डच, तीसरे में ब्रिटिश, चौथे में फ्रांसीसी आता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला सवाल है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। तो वो कौन सी रिपोर्ट थी फ्रेंड्स, 5वीं रिपोर्ट का संबंध किससे था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्रियाकलापों से, कामों से था। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो महारानी एलिजाबेथ ने किया था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, मेरा काम पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो ये है हमारा फ्रेंड्स अगला सवाल, फ्रांसिस बुकनन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वो कौन जनजाति है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति है। संथाल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू चांद भैरव इसके नेता थे। आगे बात करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। फिर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और 1772 में इसको समाप्त कर दिया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो प्रणाली को समाप्त कब हुआ, 1772। इसका क्या हो जाएगा सटीक जवाब, जो 1772 में किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1772। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो फ्रेंड्स कहाँ की पहली फैक्ट्री स्थापित, तो सूरत में की थी। कब की थी, 1608 में किया था। लेकिन ये अस्थायी रूप से लागू किया गया था फ्रेंड्स। बाद में इसी को 1613 में स्थायी रूप से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बना लिया था। तो 1608 में उन्होंने क्या किया था, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री को बनाया था अंग्रेजों ने। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था फ्रेंड्स, तो वो कौन थे, डलहौजी के बारे में भी हम ऊपर में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। डलहौजी जिन्होंने हड़प नीति को लेकर क्या थे, इन्होंने ही डाक टिकट को भी क्या किया था, लागू किया था 1854 में। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी। फ्रेंड्स विधवा विवाह जो विधवा मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह, इसमें जो भारत के एक नेता है जिनका नाम बहुत बड़ा योगदान है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के प्रयास से डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया था फ्रेंड्स 1855 में। तो इस तरह से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता कब मिला, 1855 में मिलेगा। फ्रांसिस बुकनन कौन था, जिसकी किताब से हमको संथालों के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रांसिस बुकनन जो था वो क्या था, सर्वेक्षक था। वो आया था यहाँ पे सर्वेक्षण करने के लिए। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सर्वेक्षक। आगे बात करते हैं, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। तो विलय कब करेंगे फ्रेंड्स, अवध को। आपको याद होगा एक सहायक संधि आई थी। सहायक संधि कौन लेकर के आया था, तो वेलेस्ली आया था। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार, तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कैसे किया था, तो फ्रेंड्स तो आपको याद होगा हड़प की नीति। किसकी थी फ्रेंड्स, तो डलहौजी की थी। डलहौजी ने बहुत सारे भारत के रियासतों को हड़प लिया और हड़पने के साथ साथ उन्होंने अवध को भी हड़पा। कब हड़पा था अवध को, ये 1856 में हड़पा था। 1856 में अवध पे उन्होंने कहा कि वो वहाँ की जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए कुशासन के आरोप में अवध को क्या किया था, वाजिद अली शाह से हड़प लिया था। तो किसने हड़पा था, डलहौजी ने, क्योंकि डलहौजी का ही क्या है, हड़प की नीति है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। कब खोली गई फ्रेंड्स, सुएज नहर व्यापार के लिए, तो 1869 में खोली गई, 1869 में खोली गई। ये क्या करता है फ्रेंड्स, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ये व्यापार के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट में ये नहर बना हुआ है, इजिप्ट में।
इजिप्ट के पास, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। दामिनी कोह क्या था? तो दामिनी कोह क्या था? एक ज़मीन का भूभाग था। दामिनी कोह एक ज़मीन का भूभाग था जो भागलपुर से लेकर के राजमहल तक, जो अभी वर्तमान में बिहार और झारखंड का इलाका है, वहाँ पे इस इलाके को क्या कहते थे? दामिनी कोह कहा जाता था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था फ्रेंड्स? तो संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम में मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग नहीं, यही मुख्य कारण नहीं था। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही जवाब था। क्योंकि मीर कासिम जो था वो अंग्रेज का बंगाल का नवाब था, अंग्रेज चाहते थे उसको अपने इशारों पर नचाना, इसी कारण से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बातें नहीं बनी। अगला सवाल हम देखते हैं, मुंडा का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो मुंडा का विद्रोह क्या था? बहुत ही आसान, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या थे? मुंडा के नेता थे। तो क्या थे फ्रेंड्स? मुंडा, बिरसा मुंडा क्या थे? मुंडा विद्रोह के नेता थे, जो लगभग 1874 के आसपास में शुरू हुआ था। बहुत लंबे समय तक चला था, 1900 ईस्वी तक के आसपास तक ये चला था। रह करके समय समय पर ये होता रहता था ये विद्रोह, और साथ ही साथ ये किस इलाके में होता था? छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में ये होता था। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ये दो बार सवाल पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में हुआ था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महालबाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालबाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया, यहाँ पे मार्टिन बट नहीं होगा, मैकेंजी होगा। मैकेंजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैकेंजी के द्वारा महालबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? टॉमस मुनरो और कर्नल रीड, जबकि मैकेंजी किसके? महालवाड़ी के। स्थायी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स अभी हमने बात किया कि अवध को हड़प की नीति के तहत, डलहौजी ने उसको हड़प लिया था। 1856 के आसपास। तो अवध का उस समय शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह उसके क्या थे? शासक थे। और आपको पता है 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और लड़ती हैं अवध की तरफ से। तो अवध ये कौन थी? बेगम हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और वो उधर से लड़ती हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका सटीक जवाब? वाजिद अली शाह उसके अंतिम नवाब थे। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रेंड्स जनगणना की जो शुरुआत है उसको सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने शुरू किया। फ्रेंड्स 1871 में शुरू किया था, 1871 में शुरू किया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन जो कहते हैं कि हम हर 10 साल में क्या कराएंगे? जनगणना कराएंगे। 1881 से 1881 में उन्होंने जनगणना किया वैज्ञानिक तरीके से, और कहा कि हम नियमित रूप से हर 10 साल में क्या कराएंगे? जनगणना कराएंगे। तो 1881 से 1891 में हुआ, फिर 1901 में हुआ। इसी तरह से जनगणना हर 10 साल पे होता रहा, और फाइनली हमारे पास रिसेंट जो जनगणना है, जो अभी तक वर्तमान समय भी होता है, 2011 का जनगणना हमारे पास अवेलेबल है। 2021 में जनगणना हुआ था जो अभी तक हुआ नहीं है, जब होएगा तो इसका रिपोर्ट आएगा हमारे पास। तो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। जबकि शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने इसकी शुरुआत की थी 1871 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? कितनी बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा है। 11 में पूछा, 12 में, 2015 में, 21 में, 20 में। सिद्धू कानू, और अगर चांद भैरव रहेगा तो चांद भैरव भी हो जाएगा संथाल विद्रोह के नेता। आगे बात करते हैं उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह को क्या कहते हैं? मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो उसके नेता कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? इसके नेता हो जाएंगे बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ गई? इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। आगे बात करें कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के जो नेता हो जाएंगे वो फ्रेंड्स कौन जाएंगे? बुद्धो भगत क्या थे? कोल विद्रोह के नेता थे, और ये कहाँ पे होता है? तो छोटा नागपुर वाले इलाके में ये आंदोलन चला था, जनजातीय आंदोलन था। ये यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। बुद्धो भगत इसका सही जवाब होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है? आगरा में अवस्थित है। ये सलीम चिश्ती अकबर ने इन्हीं से आशीर्वाद दिया था, और अकबर को क्या हुआ था? अकबर को बेटा हुआ था जिसका नाम अकबर ने क्या रखा था? सलीम रखा था। तो इन्हीं के नाम से प्रेरित होकर के अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। तो उनकी दरगाह कहाँ है? आगरा में स्थित है। अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये सवाल रिपीट हो गया, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1784 में किया गया था, बंगाल में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, ये सब मैं बता चुका हूँ। आप इसका सटीक जवाब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे आप। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर को हुई थी, और सन जो होगा वो क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में देंगे कि आंसर क्या होगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता की स्थापना कब की गई थी? 1773 में की गई थी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जबकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार के बीच। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था फ्रेंड्स? तो आपको याद होगा 1510 में अल्बुकर्क ने आदिल शाह से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल था फ्रेंड्स 1798 से एक मिनट, इसका जो शासनकाल रहा था फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली का, जिन्होंने सहायक संधि लाए थे 1798 से 1805 तक इनका शासनकाल रहा था, और ये वही है जिन्होंने जो सहायक संधि लेकर के आए थे। तो 1798 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरो कमेटी का गठन कब किया गया फ्रेंड्स? तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 1817 में लॉटरो कमेटी का गठन किया गया। फ्रेंड्स वीडियो और मेरा मेहनत कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।